से आई ये दंगाई, ये सवाल आज भी है, इसलिए क्योंकि नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रहे विवाद के बीच 1.5 घंटे तक नागपुर की सड़कों पर उत्पात मचाया गया। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, साथ ही पुलिसकर्मी पर भी पत्थरबाजी की गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नागपुर हिंसा में 33 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। हालांकि अब दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हुआ है। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि नागपुर में दंगे की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी है, कौन है इसका मास्टरमाइंड। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। नफरत की आग में नागपुर जल उठा। क्रूर औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र का शहर सुलग उठा। दंगाइयों ने कई वाहन फूंक दिए, पुलिस पर पथराव किए, घंटों सड़कों पर बवाल काटते रहे, ऑरेंज सिटी को जलाते रहे। हिंसा, आगजनी, बवाल और हंगामा तब बरपा जब नागपुर में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों में अफवाह फैलाई गई और फिर जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। दंगाइयों ने कैसे नागपुर को नफरत की आग में झोंक दिया, ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं। दंगाई सब कुछ जला देने पर आमादा थे, पुलिस को भी निशाना बना रहे थे। बवाली इस कदर बेखौफ थे कि डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया। पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। जिन्होंने नागपुर को जलाया, पुलिस को निशाना बनाया, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया, उन दंगाइयों पर कार्रवाई का कोड़ा चलने लगा। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। तनाव के हालात को देखते हुए 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि किसी भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं, जिस पर नागपुर पुलिस भी एक्शन में है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। नकाब पहनकर आए उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक्शन के बीच नागपुर हिंसा पर सियासत भी सुलगने लगी है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप?
मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं, और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? नागपुर में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन सियासी आग सुलग रही है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि औरंगजेब का महिमा मंडन सहन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ चला है, लेकिन सवाल है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर महाराष्ट्र के नागपुर को किसने जलाया? किसके इशारे पर नागपुर में हिंसा भड़की? नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। जुनेद खान, प्रवक्ता AIMIM, मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी, हिंदू धर्म गुरु, मेरे साथ होंगे। और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद होंगे। नागपुर की ये जो घटना है, उस घटना के थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलता हूं, करीब 100 साल पीछे मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि इन 100 सालों के बीच में नागपुर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि वहां पर दंगे हुए हों। लेकिन जैसी घटना अभी हुई है, ठीक वैसी ही घटना करीब 100 साल पहले हुई थी। 100 साल पहले क्या हुई घटना? इस बात को हुई कि लक्ष्मी पूजा थी, और लक्ष्मी पूजा को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने का एक वर्ग ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद वहां पर दंगा हो गया। दंगे की स्थिति ये बता रहा हूं मैं आपको, 4 सितंबर 1927 की घटना बता रहा हूं, नागपुर की घटना बता रहा हूं। मोडस ऑपरेंडी एक ही है कि वहां पर जुलूस निकला, और जुलूस का एक वर्ग ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद दंगा हो गया। और दंगा करते हुए जो शोभा यात्रा निकल रही थी, महालक्ष्मी की शोभा यात्रा, उस शोभा यात्रा पर हमला किया गया। विवाद इतना बड़ा कि खूनी हिंसा हो गई, करीब 25 लोगों की जान गई। हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, 180 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। और इस दंगे की रिपोर्टर देश में ही नहीं, बल्कि इस दंगे की रिपोर्टिंग विदेशों में भी हुई। यहां तक कि उस समय बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, आरएसएस की स्थापना के करीब 2 ही साल बीते थे। और इस स्थापना में जो आरएसएस के नेता रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने स्थापना की है, संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनके घर पर भी हमला किया गया था। उसके बाद संघ के कार्यकर्ता निकले, लाठियां लेकर ही निकले, और उसके बाद पूरे देश में एक तरह से संघ को लेकर प्रचार में मदद भी मिली, और संघ चर्चित भी हुआ। लेकिन जो 25 लोग मारे गए थे, उन 25 लोगों में 13 लोग संघ से जुड़े हुए थे। अब देखिए आप, नागपुर का वही महल इलाका जहां 100 साल पहले दंगा हुआ था, और 100 साल बाद वही दंगा होता है। दंगा जो होता है वो इस बात को लेकर होता है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर हटाने की मांग की जाती है। अचानक से कुछ लोग एक अफवाह फैलाते हैं और एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद 2 वर्गों में दंगा हो जाता है। 100 साल बाद एक ही जगह, उसी महल इलाके में, उस समय 25 लोग मरे थे, लेकिन शायद यहां पर प्रशासन मुस्तैद रहा तो घटना नहीं हो पाई।
लेकिन मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हैं। गिरी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कमाल है 100 साल बाद भी वही मॉडस ऑपरेंडी, वही ठीक जगह, वही दंगा और दंगे की वही घटनाएं, आगजनी और संकेत वही। और सरकार में बैठे लोग कहते हैं, सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि साहब छावा मूवी चल रही है, लोग उस मूवी को देख रहे हैं तो लोग में औरंगजेब को लेकर नफरत है और इसलिए लोग आक्रोशित हैं। भाई ऐसी फिल्म काहे को बनवाने रहे, ऐसी फिल्म क्यों दिखा रहे हो? सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को क्यों बना रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवोक कर रहे हैं? क्यों उन्हें टैक्स फ्री किया जा रहा है अगर वाकई इस फिल्म को देखने के बाद लोग आक्रोशित हैं? तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सियासतदान से कि ऐसी फिल्म फिर क्यों दिखाई जा रही है? आप ही कह रहे हो कि इस फिल्म को देखकर लोग आक्रोशित हैं। अरे सब कुछ इतिहासों में है, इतिहासों में हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, कौन आक्रांता है, किसने देश को लूटा है, किसने इस देश के साथ अन्याय किया है। लेकिन कुरेदोगे तो जो थोड़ी सी फुंसी है वो फिर से जख्म हो जाएगी। और ठीक वैसे ही जहां 100 साल पहले दंगा हुआ शैलेश जी, आज वही दंगा हुआ मोडस ऑपरेंडी की। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं मनोज जी। मैं आप बहुत स्पष्ट बात बताऊं, यदि शरीर के अंदर कोई ट्यूमर है तो डॉक्टर प्रयास ये करते हैं कि कुछ समय तक उसको छेड़े लें, किंतु वो उसका स्थायी निराकरण नहीं होता। यदि लोगों के मानस के ऊपर पिछले सदियों के दर्द मौजूद हैं तो उनका बिल्कुल जड़ से ट्रीटमेंट होना चाहिए, किंतु बहुत तरीके के साथ में, शांति के साथ होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों का कोई सा भी प्रतीक इस राष्ट्र के अंदर स्थापित रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि मुगलों के द्वारा स्थापित इमारतों को यहाँ पर एक शौर्य गाथा के रूप में हमें पढ़ाई जाए। हमारे इतिहास का एक उज्जवल पक्ष है, उसको हम सामने लेकर हम भी चाहते, किंतु दुर्भाग्य यह है कि औरंगजेब आक्रांता के पक्ष के लेकर के उसके पक्ष में लोग हथियार लेकर के सड़क पे निकल आते हैं। ये कौन से भारत में हम किन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट की तरह पाल रहे हैं? वो लोग हैं जो इनके अंदर जहर भर रहे हैं। ये बेहद आवश्यक है जानना। आप एक और बात समझ लीजिएगा कि यदि हमारे इतिहास के अंदर मुगलों के आतंक की गाथाएं हैं तो पूरे मुगलों के इतिहास के अंदर एकमात्र शासक है औरंगजेब, जिसने 6000 से ज्यादा सनातन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया है। तो हमें तो चाहिए कि यदि हम गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से ये भी कहें कि हम हमारे एक दूसरे के धर्म स्थलों की रक्षा के लिए भी खड़े हो जाएं, एक दूसरे के धर्म स्थलों की स्थापना के लिए भी खड़े हो जाएं। किंतु ऐसा कभी देखने में नहीं आता है। गाये बगाए कहीं पर देखने में आया तो वहां पर एक पागल के द्वारा देखने में आया जो आपके चैनल के ऊपर पूर्व में कहा कि उज्जैन के अंदर 1992 के अंदर अर्धनिर्मित गणेश मंदिर के ऊपर किसी पागल ने हरी चादर डाल दी, तनाव की स्थिति हुई, मुझे भी बुलाया गया, सामने वाला पक्ष भी आया। अंत में मालूम पड़ा उस पागल का तर्क, जिसका कहना था कि उनके देवता पता नहीं कितनी चादर ओढ़ करके सोए हुए थे और हमारे देवता धूप में खड़े थे। तो उन पागल ज्यादा बेहतर था इस उन्मादी भीड़ के। किंतु हमें देखना होगा कि उन्माद आया कहां से। ये सुनियोजित उन्माद था, ये स्पष्ट हो चुका है। जांच के अंदर ये आएगा ये गोधरा जैसी एक साजिश है, ये सुस्पष्ट है। जांच के अंदर ये आएगा उनके पास में कुल्हाड़ी, हथियार, तलवारें ये कहां से आई? हमारे आम सेक्टे लोगों के घरों में मुझे नहीं लगता कि मेरे घर के अंदर, मेरे अपने शिष्यों के घर में इतने हथियार होते होंगे। किंतु ये एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक रूप से अपने आप को सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हम हमारे नागाओं को सिखाते हैं एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। तो क्या हम गृह युद्ध के आकार पे हैं? ये उचित नहीं है जी, उचित नहीं। जुनैद खान मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद खान साहब, कई बार आपके साथ टीवी पे चर्चा हुई है। आपके जैसे ना जाने कितने ऐसे मौलाना हर रोज चर्चा इस बात को लेकर करते हैं। आप सद्भाव की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उपदेश भी देते हैं, आपके मौलाना भी देते हैं। लेकिन अगर एक अफवाह फैल गई कि एक धार्मिक ग्रंथ जला दिया गया तो क्या इस बात की कोई पुष्टि नहीं करेगा? क्या उस समाज में जिन लोगों ने ये जो आगजनी की है, जिन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ हमला किया है, क्या वो एक पल ठहरेंगे, सोचेंगे नहीं कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या आंख बंद कर धारदार हथियारों के साथ हमला करने लगेंगे?
पुलिस बालों पर हमला कर लेंगे, आगजनी कर देंगे। इसका मतलब तो यह माना जाए कि यह सोची समझी साजिश है, यह सुनियोजित साजिश है जो कि रची गई कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर यह जाने बिना, यह सोचे समझे बिना दंगा कर दिया, वो जिम्मेदार लोग। हाजी नाजिम खान, आपका सवाल के समय, हाँ अच्छा, वो जुनैद खान नाम ले रहे थे ना आप, मैं सोचा कोई और है जी। हाँ मनोज जी देखिए, आपने बहुत ही स्पष्ट बात की। आपने बता दिया कि देखिए एक अफवाह किस तरीके से माहौल खराब कर देती है। सबसे पहले तो मनोज जी हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाहों से बचा जाए। और दूसरी बात जो आपने छावा मूवी को लेकर कही थी कि छावा मूवी को देखकर इस तरीके का मामला बन रहा है, ऐसा संरक्षण कौन दे रहा है इन डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, कि देश को नफरत की आग में झोंकने की बातें करते हैं। जबकि सीधी सी बात है, जब फिल्म चालू होती है तो उसके चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर जो ये नफरत का एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से उसका डिस्क्लेमर पढ़ लेते तो शायद इतना मामला खराब नहीं होता। और दूसरी बात मनोज जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि को लेकर जो विवाद फैला है, उनकी कब्र को हटाने की भी बातें करी गई है कुछ संगठन के द्वारा। तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि ये वही संगठन है जिनको भारत सरकार को जल्द से जल्द लगाम लगानी चाहिए। अगर ऐसे संगठन रहे जो नफरत का माहौल देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे, उन संगठनों पे तत्काल बैन लगा दिया जाए। और जो उन संगठन को चलाने वाले जो है संरक्षण, उन लोगों पे भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुल्क का माहौल हमेशा अमन व सुकून वाला बना रहे। जो नागपुर की जो घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना से हजारों परिवारों के घर के चिराग बुझ जाते हैं, हजारों परिवार इस तरीके से बेघर हो जाते हैं कि उनको समझने में भी काफी साल लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मनोज जी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है, महाराष्ट्र सरकार को आगे आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हाँ उनको सजा दी जाएगी। अगर आप ऐसे जो नफरत फैलाने वाले संगठन है जो बार बार आकर बयानबाजी कर रहे थे, बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र को उखाड़ने की बात कर रहे थे, अगर आप उन लोगों पर, उन संगठनों पर बैन लगा देते तो शायद आज महाराष्ट्र में यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। और देखिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जांच क्या होनी चाहिए, जांच क्या होनी चाहिए नाजिम साहब? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं दोनों ही समुदाय से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं माहौल क्या चल रहा है, उसके बाद भी आंखें बंद करके इस तरह का हमला कर देंगे, आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे कि धार्मिक ग्रंथ जला दिया गया, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जुनैद खान साहब जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, जुनैद खान साहब अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हम जो है औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जो कार्रवाई होगी उसको कानूनी तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो लोग पुलिस वालों को काट देंगे, तो लोग धारदार हथियारों के साथ पुलिस वालों को काट देंगे अगर ये बयान दे दिया तो? नहीं, मैं काटने की समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरी आप बात कंप्लीट काटा गया है, उन्होंने जो बयान, DCP जैसे लोगों को काटा गया है धारदार हथियार के साथ। तो जिन्होंने काटा है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जो कार्रवाई वो बन सकती हो उनको सख्त से सख्त सजा दें वो। लेकिन जिन लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनको इस तरीके का उकसावा प्रोवोक किया किसने था? मुख्यमंत्री को ऐसा क्या बयान देना शोभा देता है जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था? घूम फिर के सारी बातें डॉक्टर हिमांशु उस बयान पर आ जाती हैं, घूम फिर के सारी बातें देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आ जाती हैं कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कम से कम उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर दे दिया है तो माहौल खराब हो गया। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है जी। मैं इसका जवाब दूंगा पूरी तरीके से। इसके पहले आपने एक और बात बोली थी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने भी बोला कि हम सब ने पढ़ रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के बारे में भी पढ़ रखा है। नहीं, सबने
बिल्कुल ठीक चीज नहीं पढ़ रखी है। हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने पूरे प्रयास कर लिए अपने पूरे कार्यकाल में कि हिंदुओं को अपने सुनहरे इतिहास के बारे में ना पता चल पाए। मैं एनसीईआरटी की लाइंस बता देता हूं। एनसीईआरटी की लाइंस में तो ये है कि बाबर ब्रॉट द आर्टिलरीज टू द इंडिया, पर क्या ऐसा किसी ने पढ़ा है कि शिवाजी ने इंडियन नेवी बनाई? किसी ने नहीं पढ़ा है। किसी ने नहीं पढ़ा चोलास के बारे में, किसी ने नहीं पढ़ा अहोम के बारे में। पूरा अबुल कलाम आजाद जी ने पूरा दिल्ली सल्तनत से हमारा हिस्ट्री का चैप्टर शुरू होता है और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर पे आके खत्म हो जाता है। पहली बात मैं ये बताऊंगा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो ऐसी प्रकार की मूवी बननी चाहिए कि हिंदुओं को और भारतीयों को अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में, और मैं तो बोलूंगा ऐसी 100 और फिल्म बने, चंद्रगुप्त मौर्य पे, अहोम पे, पाटलिपुत्र पे, गुप्तास पे, डॉक्टर हिमांशु सोने के सिक्के डॉक्टर हिमांशु मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे का तो बयान आ गया। मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि ये साजिश किसकी है, हिंसा के पीछे किसका हाथ है। डबल इंजन की सरकार की क्या ये असफलता नहीं है कि नागपुर, जो कि उनका गृह जिला है, वहां पर यह हिंसा हो गई? एक मुख्यमंत्री के गृह जिले में हिंसा हो गई। सुनिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, आपने जिस तरीके से औरंगजेब का जिक्र किया, क्या आपको औरंगजेब से नफरत है? क्या बीजेपी को औरंगजेब से नफरत है? क्या पूरे देश को औरंगजेब से नफरत है? कुछ मैं इतिहास के पन्नों को बता दूं। अब मुझे लगता है, वैसे ये बात सब कह रहे थे कि अब इतिहास में नहीं जाना चाहिए, पर जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो मुझे लगता है ये मुख्य रूप से सबको बताना चाहिए कि औरंगजेब का इतिहास पढ़ के लाना चाहिए। औरंगजेब ने क्या किया? अच्छा, आप बताइए, बहुत कॉमन सवाल है हमारा कि हमारे यहाँ शादियां रात में क्यों होती हैं? आपको पता है? हमारे यहाँ शादियां इसलिए होती हैं कि ये मुगल जो थे, दिन में, जब हमारे यहाँ पहले हमारे धर्म गुरु जी जानते होंगे, पहले हमारे शादियां दिन में हुआ करती थी। ये मुगल जो है पकड़ के, जब शादी होती थी तो हमारी औरतों को पकड़ के ये जो है अगवा कर लेते थे, और वहां पे जो दूल्हे की शादी हो रही होती थी उसको मार देते थे। ये जो हिंदू लोग होते थे उनसे जजिया लेते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो तुम उसको टैक्स दोगे। तो जो हिंदू जो बदल गए, जो डर गए वो बदल गए, वो औरंगजेब की औलाद बन के आज वो हल्ला मचा रहे हैं। समझ रहे हैं? जो पहले डर गए थे वो आज हल्ला मचा रहे हैं औरंगजेब के नाम पर, और जो लड़ गए वो बात कर रहे हैं और उनके प्रति जो है रोष क्रिएट किया जा रहा है। क्या? तो दूसरी बात पहले मैं ये बताऊंगा कि ऐसे इसलिए औरंगजेब, हिमांशु जी, क्या औरंगजेब अब है क्या? और अगर औरंगजेब नहीं है तो उसका डर भी नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब रात में अपने बच्चों की शादियां क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते? तो उसी से चलते हुए ये रिवाज हो गया है, और केरल और तमिलनाडु तक वो अभी तक उसका राज पहुंच नहीं पाया था। और जवाब इस बात का भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में औरंगजेब रोड क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को वो खटकती नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को उस रोड को देखकर बुरा नहीं लगता है? वो रोड आज तक क्यों नहीं हट पाई? वो औरंगजेब के नाम पर वो रोड क्यों बनी हुई? वो रोड बहुत जल्दी हटेगी। कब हटेगी? अभी तो हमारी सरकार आई है, सरकार तो अभी हमारी आई है, आप देख के चलिएगा 4-5 महीने के अंदर वो ना बदल जाए तो बहुत देर हो चुकी है। और हम तो ये चाहेंगे वो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखी जाए। डॉक्टर हिमांशु जी, न जाने से कितने दंगे हो जाएंगे, न जाने से कितनी घटनाएं हो जाएंगी देश में। अब यही अगर वाकई ये नफरत फैला रहा है, वाकई ये नाम चिढ़ा रहा है, वाकई ये नाम हमें आंखों में चुभ रहा है, तो उन सारी यादों को कब्र ही क्यों, औरंगजेब की कब्र ही क्यों? हिमांशु जी, औरंगजेब की हर याद को इस देश से मिटा दीजिए, चुन चुन के क्यों मिटा दीजिए। मैं आपके साथ हूं, मिटा दीजिए। तो यही तो बात है ना, कुछ औरंगजेब के आज भी अवशेष बचे हुए हैं, जो अगर ऐसे काम किए जाते हैं तो वो दंगा कर देते हैं। अरे भाई, वो कह रहे बयान दिया था, तो बयान तो सब लोग देते हैं। बयान ओवैसी नहीं देते 15 मिनट, एक मिनट, बयान अगर फडणवीस जी देते हैं तो क्या ओवैसी नहीं देते कि 15 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा सबको?
15 मिनट हर चुनाव में आके 15 मिनट बोलते हैं। क्या किसी हिंदू ने दंगा किया आके वहां पे? अंदर नहीं कर क्या पाए किसी ना हिंदू ने भाला चलाया? क्या आप पुलिस उन्हें वालों को अंदर मारा? नहीं क्या कर पाए। बाइकें जलाई गई? क्या दुकानें जलाई गई? आप उन्हें क्यों जलाई गई भाई? अंदर नहीं कर पाए। डॉक्टर हिमांशु, आप उन्हें अंदर नहीं कर पाए क्योंकि वो आप ऐसे अंदर नहीं कर पाए व्यक्ति उन्हें। बन गए। मैं वही बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम पकड़ लेंगे तो यही कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में आज भी हैं, और उनको पकड़ने से डर ह्यूमन लगता राइट्स है। आ जाते हैं। ये पूरी डॉक्टर सोची हिमांशु, समझी डर चाल लगता होती है? है। डॉक्टर हिमांशु, डर लगता है पकड़ने में? ओवैसी को बिल्कुल नहीं डर पकड़ने में लगता है। मैं तो लगता आपको क्या? बता रहा हूँ, देश की स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। अरे तो अगर हम क्या- बोला है, अगर माहौल खराब करने की कोशिश की है तो फिर अंदर तो कीजिए यही ना। होगा कि हर आदमी को पकड़ के मारा जाए। अरे नहीं, फिर तो जब यही होगा कि भ्रष्टाचार ऐसे के कर- आरोप में अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए जेल में, भ्रष्टाचार के आरोप में जब झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए तो एक आदमी देश का माहौल खराब कर रहा है, अंदर नहीं कर पा रहे, डर लगता है। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि वो बयान सही था कि गलत था? आप ये बताइए। अगर मैंने 15 क्या मिनट कहा? का सवाल, अंदर क्यों नहीं मैंने कर बोला पाए? कि- आपने कहा वो बयान गलत था, आपने कहा देश का माहौल खराब किया जा रहा था, अंदर क्यों नहीं कर पाए? तो उसके खिलाफ हम अभी केस दायर कर देंगे। आप आज हम और आप बैठे हैं, अगर आप भी उसी खिलाफ हो तो चंद्रमोहन आज ही जी। केस दायर कर देते दोनों भाई मिलके। आज ही चंद्रमोहन दोनों जी। भाई मिलके केस दायर कर देते हैं और फिर देखिए सरकार एक्शन लेती है कि नहीं। चंद्रमोहन जी, देखिए मनोज जी, मैं साधुवाद देता हूं कि आप ऐसी डिबेट के अंदर बड़े बेबाक होके हर चीज के लिए लड़ रहे हैं जो एक जरूरी है। आज विषय क्या है? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि जहां अपने आप को बहुत समझदार कहने वाले पार्टी नेता, प्रवक्ता और उनके साथ के रहने वाले ऐसे लोग एक पिक्चर का सहारा लेके इतिहास की तरफ चले जाते हैं। एक पिक्चर को कहते हैं कि 100 पिक्चर बननी चाहिए तो इतिहास की तरफ जाते हैं, और अब्दुल आजाद कलाम की बात एक पार्टी का प्रवक्ता उस व्यक्ति के नाम को आज कह के इतना छोटा कर देता है। इतनी छोटी और छोटी से छोटी मानसिकता एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की, जो भारतीय जनता पार्टी का है। आज ये स्टैंडर्ड इन्होंने 80-20 की राजनीति करते करते देश का लाके दे दिया है। जिस देश के अंदर अमन और भाईचारा था, जिस देश के अंदर इतिहास में देश का कोई भी नागरिक पूरी तरह से चाहता है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था, वो क्रूर था और उसकी क्रूरता का अभद्रता हिंदुस्तान के नागरिकों पर थी। ये इतिहास में दर्ज है और मैंने भी पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा है। लेकिन उन इतिहास की कूदों को कूदा नहीं गया कि अगर फुंसी फोड़ा बन जाएगी, जख्म बन जाएगी, तो मेरे देश का अब्दुल, मेरे देश का रहीम, मेरे देश का सरबजीत और मेरे देश का जोसेफ की वो एकता टूट जाएगी। वहां सरदार अब्दुल कलाम की बात नहीं थी। ये मौलाना अब्दुल कलाम ने शिक्षाविद रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए कोई मन में फेर करा था। सोच का फर्क था। अगर 80-20 की राजनीति के ऊपर चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बने और वो एक मजाक के लिए स्टेटमेंट दे दे और उसके बाद वो कानून व्यवस्था को ना बना पाए, और मैं डबल इंजन की सरकार भी नहीं कहूंगा मनोज जी, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक सरकार के ऊपर भी सरकार है, वो आरएसएस का मुख्यालय है। जब आग लगाकर रोटियां सेकना और उस आग के साथ अपने बयानवीरों को बयान को बढ़ावा देना, ट्रिपल इंजन की सरकार बैठी और मुख्यमंत्री का खुद का विधायक क्षेत्र हो जिसके अंदर वो चुन के मुख्यमंत्री बने हो, और उसके बाद प्रेशर आप इतिहासकारों पे खर्च करें और प्रेशर आप ऐसे पत्रकार, ऐसे मीडिया चैनलों पे, ऐसे विपक्षी नेताओं पे करें कि ये प्रेशर हम खड़ा कर रहे हैं आपसे। सरकार को आज अपनी मानसिकता पे सोचना पड़ेगा और उन कट्टरपंथियों को, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदू हो, चाहे वो कट्टरपंथी मुसलमान हो, चाहे वो कट्टरपंथी सिख हो, चाहे वो कट्टरपंथी ईसाई हो, जो आज देश के अंदर अपनी कट्टरता के नाम से राजनीति करके सत्ता के अंदर रहते हुए सत्ता का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अरे कट्टर होना कोई गुनाह नहीं है। हर धर्म के प्रति आपकी कट्टरता वाजिब है, रखो, लेकिन उसके लिए कम से कम समन्वय और देश के प्रति देश की नागरिक की जिम्मेवारी तो समझिए। आप टोपी पहनिए, मना कौन कर रहा है? माथे पे तिलक मैं भी लगाता हूँ, आप भी डालिए। शैलेशानंद जी, चूंकि आपने जिक्र किया कैंसर का, मैं थोड़ा द्रवित इसलिए भी हूं कि हो सकता है कि आज के इस दौर में कुछ बयानों के जरिए, कुछ सियासत के जरिए, कुछ दंगों के जरिए सत्ता मिल जाएगी। सत्ता इधर वालों को भी मिल सकती है, सत्ता उधर वालों को भी मिल सकती है, लेकिन हमारी पीढ़ियां भोगेंगी, हमारी पीढ़ियां भोगेंगी, हमारी पुश्तें भोगेंगी, हमारे आने वाली नस्ल भोगेगी। इसलिए भोगेगी, आपने कैंसर का जिक्र किया,
अरे 125 करोड़ 140 करोड़ में 30 करोड़ मुस्लिम है ना। मैं बोल रहा हूं कि 30 करोड़ मुस्लिम है। कोई उपाय अगर हो किसी के पास, अगर कोई उपाय हो कि ये हमारे समाज, हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनी, हमारे राज्यों से इन्हें हटाकर कहीं एक तरफ रख दिया जाए तो मुझे बताए। और अगर उपाय नहीं है तो क्यों ना भाईबंदी के साथ रहा जाए, क्योंकि जितनी नफरत बोई जाएगी उतना ही जख्म खड़ा होगा। और दूसरी चीज, अगर मैं इस गलत फहमी में हूं, अगर मैं इस गलत फहमी में हूं कि मेरे अंदर, मेरे पड़ोसी के अंदर अगर असुरक्षा की भावना है, तो डॉक्टर हिमांशु जी सुरक्षित होकर या बेफिक्र होकर तो मैं भी नहीं सो सकता। अगर उसके अंदर असुरक्षा की भावना है तो मेरे अंदर भी असुरक्षा की भावना आ जाएगी। और ये जो दोनों तरफ की असुरक्षा की भावना है ना, ये हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा, पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। शैलेश आनंद जी, देखिए स्पष्ट सी बात है, आपकी बात के अंदर मनु शब्द आपके शब्द में लिखा है, मनुष्यवादी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई। मैंने सदैव से एक बात कही कि देखिएगा 39 करोड़ के अंदर 39 करोड़ ऐसे लोग होंगे, और ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा 40 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका कहीं से कहीं तक इस दंगे की इच्छा नहीं होगी, इस नफरत की इच्छा नहीं होगी। किंतु ये ध्यान रखिएगा, जिसको जैसी पिक्चर बनानी है वो बनाए। मैं चाहूं कि पिक्चर बनाना है तो हम बनाए अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, जिन्होंने आजादी के संग्राम में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी है। मैं चाहूं तो उनके ऊपर बनाया जाए, अब्दुल हमीद के ऊपर पिक्चर, हमारे मिसाइल मैन के ऊपर बनाया जाए। मैंने बात कही, प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास का एक उज्जवल पक्ष होता है, एक संघर्ष का पल होता है, एक काला इतिहास होता है। औरंगजेब उस काले इतिहास का दानव है, उसको समूल उस कैंसर वाले उस सेल को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाए, बाकी अच्छी चीजों को आगे बढ़ाए। यहाँ के राष्ट्र गंगा जमनी तहजीब ने पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। देखिएगा आप, हम लोग मिल करके यदि अभी से एकदम से कहने लग जाए समुदाय कि जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन्होंने दंगे के अंदर अपनी शिरकत की, अपनी भागीदारी करिए, उनको हम सख्त सख्त सजा दे, उन्हें हम बिरादरी से बाहर करते हैं, दोनों पक्ष का है। जो दंगे के अंदर होता है वो कहीं से कहीं तक मानवीय नहीं हो सकता है। तो एक बात देखिए, रखिएगा कि नफरत जो उपजती है ना, वो सदियों के दमन के बाद में उपजती है। 6000 मंदिरों का दर्द है कई लोगों में, तो एक पक्ष कह दे कि हम 600 मंदिर साथ में बनाने को तैयार हैं, हम मथुरा को भी देने को तैयार है, हम अयोध्या के अंदर भी सदियों का केस नहीं लड़ने देंगे, हम आपके साथ थे। कहाँ बचेगा मंदिर मस्जिद का, कहाँ बचेगी जो है भी कहीं से कहीं तक का नफरत, वहां हो जाएगा वास्तविक भाईचारा। तो भाई अलग रह जाएगा और चारा ही समझा जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि सब मिलकर के बात करें। देखिएगा, मैं तो कहता आया हूँ कि कोई कहे नमो गणेशा, कोई कहे बिस्मिल्लाह, क से काशी, क से काबा, म से मक्का, म से मथुरा, जैसे डंडा हजरत अली का वैसे सोटा बजरंग बली का। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही मुकाम है, लब पे किसी के राम राम, मुख पे किसी के सलाम है। ये मैं कहूँ तो मैं अपेक्षा रखूं कि सब कहे, इधर का भी कहे उधर का भी कहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। जुनेद साहब, डॉक्टर हिमांशु बात तो सही कर रहे थे। देखिए, इस देश में जो ऑक्सीजन है वो हिंदू भी ले रहा है, वो आप भी ले रहे हैं। उसी ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं, वही हिंदू भी ले रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ का पानी भी आप ले रहे हैं, यहाँ का अन्न और अनाज भी आप ले रहे हैं। सरकार की अगर योजना है तो उज्ज्वला का सिलेंडर अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में अनाज सरकार दे रही है तो वो हिंदू को भी दे रही है, वो मुस्लिम को भी दे रही है। फिर इतनी तलखी और इतना जहर क्यों आपकी पार्टी के नेताओं की जुबान में और उनके बयानों में? शायद यही एक परेशानी है जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं तो एक बात बताऊं कि डॉक्टर हिमांशु साहब ने बड़ी ही सफाई से, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनको भी अपनी इस राजनीति का हिस्सा बना लिया कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों को इस तरीके से पेश किया कि नहीं, आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए, फिर सच और गलत का फैसला तो बाकी लोग भी कर लेंगे। आपने इतनी सफाई से कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से एक पक्ष का पूरा इतिहास हटा दिया। मैं उनसे थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूं, जो इनकी पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल फादर हैं, सावरकर और गुरुजी जिनको ये कहते हैं, गोलवारकर, उन्होंने संभाजी के बारे में कुछ लिखा है और मैं चाहूंगा कि ये जाकर के उसको पढ़ लें। वो उन्होंने कोई एनसीईआरटी की किताब से पढ़ के नहीं लिखा। देश की आजादी के बाद से एनसीईआरटी की किताब लागू हुई है, उन्होंने अपनी शिक्षा देश की आजादी से पहले पूरी कर ली थी। ये चाहते हैं कि इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करें कि
देश में इस तरीके का नफरती माहौल हमेशा बना रहे। इतिहास की किताबों में जो है, जिस भी पढ़े लिखे इंसान के पास जरा सा भी चेतना होगी, वो किताबों को खोल करके पढ़ लेगा और सच और गलत का, झूठ का फैसला वो खुद करने के लिए सक्षम है। इनको फिल्में बनाने की लिए जरूरत नहीं है कि अभी इन्होंने कहा कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए, मतलब एक फिल्म से एक दंगा हुआ है तो ये चाहते हैं कुछ और ऐसी फिल्में बने जिससे माहौल देश का और खराब हो। इनकी मंशा ही ऐसी है कि देश में माहौल नफरत का जब तक चलता रहेगा, इनकी राजनीति चलती रहेगी। इनके पास फ्यूचर का कोई एजेंडा नहीं है। फिल्म से दंगा होता है तो हम फिल्म बनाएंगे तो आप लोग दंगा करेंगे, ऐसा है? दंगा हमने नहीं किया, दंगा आपने कराया आपके प्रदेश में, जहां मैंने नहीं कराया। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ, मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। सुबह की बात है, जो एक गुट था, एक पक्ष था, वो एक पक्ष था, घटना वो में गया था, उन्होंने कुछ एक यात्रा की। मैं आपको निष्पक्ष घटना बता रहा हूँ, किसी नहीं, जो आप घटना बता रहे हैं वो सबकी जानकारी में है। मैं जो आप घटना बता रहे हैं वो सबकी जानकारी में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी? तो जिम्मेदारी पूरी है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, कोई भी हो, बिना धर्म निरपेक्षित जो भी इंसान इसका नाम आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा जुनैद साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, आप एक बार अपना सवाल फिर से कर दें। सवाल मेरा यह था कि इस धरती पर आप रहते हैं, इस देश में आप रहते हैं, इस देश में हवा अगर हिंदू ले रहा है तो मुस्लिम भी ले रहा है, सरकारी जितनी भी योजनाएं उसका लाभ अगर हिंदू उठा रहा है तो मुस्लिम भी उठा रहा है, कोई रोक तो नहीं रहा ना? बावजूद इसके आपकी पार्टी के नेताओं के जुबान पर आखिर क्यों इतने तीखे और जहरीली बातें आ जाती हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं? अक्सर ऐसे बयान सुनता हूं जैसे ये देश उनका अपना नहीं है, ये देश उनका पराया है, इस देश में हर कोई उनको काटने दौड़ रहा है, तब जबकि इस देश की भू पर, इसकी देश की संपदा पर, इस देश की योजनाओं पर, इस देश की हर चीज पर बराबर का हक है और बराबर का हक ले रहे हैं, उठा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तलखियां। देखिए, मैं जो आपने बात कही कि देश के जो संसाधन है इसको हिंदू और मुसलमान उठा रहा है, मैं इसको इस तरीके से नहीं रखता कि आप उसको हिंदू और मुसलमान के, इस देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, वो इस देश के जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस बयान का ये जिक्र कर रहा है उसको 13 से 14 साल हो गए। उस एक बयान की वजह से हमारे जिस पार्टी के लीडर ने वो बयान दिया था, वो 40 दिन उनको जेल में रहना पड़ा, अदालत में पूरी कार्रवाई चली, उसके बाद उनको अदालत से क्लीन चिट मिल गई। मैं ये जानना चाहता हूँ फिर आकर फिर ऐसे बयान दे रहे, वो 15 मिनट के बाद उन्होंने 15 सेकंड बोल दिया। 15 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के नेता इस तरीके के प्रोवोक करने वाले बयान देते हैं, क्या ये एक दिन के लिए भी कभी जेल जाते हैं? क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या एफआईआर कहीं कटती है? डॉक्टर हिमांशु बात तो पते की कर रही है। नहीं, पहली बात इनकी, मैं इसका जवाब दे दूं। फडणवीस जी ने बोला था बहुत लोग का आवेदन मेरे पास ही आया है और बहुत लोगों की ये इच्छा है कि इस कब्र को यहां से हटा दिया जाए। पहले तो उस शब्दों को वो देखें, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। उन्होंने बोला बहुत लोग की इच्छा है। पहली बात तो जुनैद खान जी की है, हर आदमी की अपनी अलग सोच होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे आ जाता है। तो अगर लोगों की इच्छा अपने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने अगर वो टीवी पे बोल दिया, तो क्या ये लोग मारेंगे? 33 पुलिसकर्मियों को मारा जाएगा, इधर उधर बातों को घुमाया जा रहा है, ये बयान किया, वो बयान किया। क्या 33 पुलिस वालों को मारना, क्या एक डीसीपी लेवल के आदमी को कुल्हाड़ी मारना, इस बात पे क्या ये जायज है? इसका ये जवाब देंगे नहीं, इसको ये गोल गोल घुमा रहे हैं भाई। पुलिस वाले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जवाब दे दीजिए। पुलिस वाले तो देश के नागरिक हैं। अगर आप अपने आप को देश का नागरिक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार और जवाब दे दीजिए। जो इस घटना का जिम्मेदार है सबके खिलाफ। अरे तो हम क्या कार्रवाई करते रहेंगे? आप लोग अपने लोग को नहीं समझा सकते हो कि ये नहीं करना चाहिए? सुनिए, हर बार क्यों हो रहा है? एक महीने में 3 दंगे हो रहे हैं। आपने बड़ी सफाई से कह दिया कि मुख्यमंत्री हर चीज में हो जाए तो आप कार्रवाई करिए। अरे कार्रवाई में हमारे संभल के पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई अलग अलग समय पर निकलो, तो उसमें आपत्ति है। जब पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है कि भैया अगर हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है होली से, तो अलग अलग समय निकलो, उसमें भी इनको दिक्कत है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम करे तो भी दिक्कत है, अब नहीं कर रही है तो भी है। अरे भाई आप लोग ये भी तो निवेदन कर सकते हैं कि दंगा नहीं करना चाहिए। हर चीज में आ जाए कि सरकार इनकी है, हम तो हल्ला मचाएंगे, हम तो दंगा करेंगे। आप लोग पुलिस प्रशासन को देखो। हाजी नाजिम साहब, करें तो क्या करें? इस देश में होली के रंग हो या फिर रोजा का इफ्तार हो, हर जगह कड़वाहट दिखाई दे रही है। क्या ये चलती रहेगी? इसकी शुरुआत कौन करेगा? आप ही लोग कर लीजिए।
कम से कम आप ही लोग अपने लोगों को समझाइएगा, क्योंकि सारे लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज करने जाते हैं, वहाँ समझाइए कि भाई किसी अफवाह पर ध्यान मत दो। अगर ऐसी कोई अफवाह है तो पहले उसको समझ लो, पहले जान लो। हर जगह, हर मोहल्ले में शांति समिति होती है, तत्काल शांति समिति की बैठक बुला लो, एक बार पुष्टि कर लो, कम से कम इन हालातों से बचा तो जाएगा। या वहाँ भी उसी तरह के भाषण चल रहे हैं या उसी तरह की बातें चल रही हैं जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं, तलखी वाले? हाँ मनोज जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए अफवाह हम नहीं, मैं तो सही बात कर रहा हूँ, आप भी तो कुछ सही बात कर दीजिए। हाँ सुन तो लीजिए मनोज जी, देखिए अब हम लोग अच्छी बात करेंगे तभी आपके चैनल के माध्यम से, आपके द्वारा ही तो पूरे देश में जाएगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं अफवाहों से बचे। अफवाह पूरे मुल्क को किस तरीके से एक दंगे की चपेट में ले लेगी, इसलिए ऐसी अफवाहों से बचे, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के हालात को किस तरीके से खराब कर देंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी को अफवाहों से बचना चाहिए। और दूसरी बात मनोज जी, आज हमें एक नया इतिहास मालूम हुआ है। अभी तक तो हमें ये इतिहास की जानकारी नहीं थी, आज हमें एक नया इतिहास सुनने में मिल गया कि जो मनोज जी, जो हिमांशु जी ने कहा था कि हमारे हिंदुओं की शादी दिन में इसलिए नहीं होती क्योंकि मुगल काल के अंदर हिंदुओं को जो दूल्हे होते थे उनको मार दिया जाता था। ये आज हमने इतिहास की नई बात सुनी है। और कहते हैं कि हमने रात में शादी ब्याह इसलिए करते हैं कि रात में सेफ रहते हैं। ये कौन से इतिहास की जानकारी ये पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज जी, इतिहास तो हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। इतिहास के अंदर अगर अच्छाई भी है तो इतिहास के अंदर बुराई भी है, दोनों का विवरण है इतिहास के अंदर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि वो असली दोषी तो वो लोग हैं जो बार बार कबर खोदने की बात करते हैं, कबर को हटाने की बात करते हैं, और संगठन जो संगठन इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में नफरत की पैदावार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काश अगर वो इस तरीके का माहौल ना बनाते तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अमन व सुकून रहता। चंद्रमोहन जी मनोज जी, अगर इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो हो सकता है कि वही असामाजिक तत्व होंगे जो मुंह ढककर आए होंगे, जिन्होंने इस दंगे को भड़काने की कोशिश करी होगी। अगर जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत है। आपने जो कहा था कि हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल चंद्रमोहन जी, हम हिंदू और मुस्लिम दोनों। मनोज जी अगर सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और सरकार की नाकामी है कि इतना बड़ा हादसा महाराष्ट्र में हुआ और इतने इससे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारों के ऊपर जो हमले हुए। और आज भी सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो भी सरकार के वो बयान बैलेंस करने के लिए नहीं है। आज भी वो बयान 80-20 को ताल्लुकात रखते हुए बयान दिए जा रहे हैं। सरकार का दायित्व क्या है कि अपने हर प्रतिनिधि को बुलाए, उन प्रतिनिधि को बुलाकर मीटिंग कर जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेवारी हैंडल करवा के प्रशासनिक अधिकारों के साथ तालमेल बनाए, क्योंकि ये चिंगारी आग बन के कहीं हिंदुस्तान की तरफ ना जाए, इसको यहीं खत्म करना जरूरी है। ये जिम्मेवारी उसी सरकार की है जिसके रहते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ। और इसके लिए खासतौर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बयानवीर नेता है उनको उन बयानों से बचना पड़ेगा। ये मुल्क सबका है, इस मुल्क की धरती सबकी है और सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो। क्योंकि देश के अंदर अमन चैन अगर रहेगा तो देश का हर वातावरण, हर देश का नागरिक रहेगा, हर राजनीतिक दल रहेगा। इसके ऊपर राजनीति की जरूरत नहीं है, अफवाहों को दूर करें। और मेरा फिर निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को कि जो डिबेटों में आकर इतिहास की बातों को कुरेंद कर अपने आप को हिंदुत्व और सनातनी कहने की कोशिश करते हैं, और इसके विपरीत उन लोगों को जो लोग उनकी बातों में आकर कोई ऐसे बयान देते हैं जिससे देश का वातावरण खराब होता है, उनको इनसे बचना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ये सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, देश की आवश्यकता। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे का विपक्ष पर हमला हुआ है। उनका ये कहना है कि औरंगजेब का गुणगान करने वालों के साथ ये लोग औरंगजेब का गुणगान करना शर्मनाक है। मतलब सीधा उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिया है। विपक्ष को लेकर कहा है कि विपक्ष औरंगजेब का गुणगान कर रहा है और औरंगजेब का गुणगान करने वालों के साथ विपक्ष है। सुनिए। हिंदुत्व को इन्होंने छोड़ा और औरंगजेब के विचार जो है इन्होंने अपनाए,
इसलिए ऐसी परिस्थिति जो है उबाड़ा की आज हो गई यहाँ पर। और इनको चाहिए कि वो औरंगज़ेब का टूम जो है, कब्र जो है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि इनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि उनको वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो औरंगज़ेब महाराष्ट्र पर चल के आया, भारत पर चल के आया, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के हालाल किए, उनको मौत के घाट उतारा, उनको तड़पा तड़पा कर मारा, और ऐसे औरंगज़ेब के गुणगान गाने वाले लोगों के साथ जो है इन लोग रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। धर्मगुरु हमारे साथ शैलजानंद जी बड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगा। शैलजानंद जी, व्यंग के तौर पर ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हिमांशु जी आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि व्यंग के तौर पर ही सही, अगर मुझे लगता है औरंगजेब की अगर आत्मा होगी या औरंगजेब ऊपर से देख रहा होगा तो मुझे लग रहा है हाथ जोड़ रहा होगा और वो कह रहा है कि यार मुझे बीच में कहाँ घसट लिया, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी कब्र को अपने साथ ही ऊपर ले जाता। देखिए, इसको व्यंग में ले ज्यादा बेहतर तो ये था कि औरंगजेब को तो उसी समय पे नाक और हाथ रगड़ लेने थे, उसकी सदियां उसकी पीढ़ियों को पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा। वो सुनेंगे, जो कर्म उन्होंने किया है वो आगे चल करके वो सुना है। देखिए, स्पष्ट है, कांग्रेस के जो नेता उन्होंने बड़ा अच्छे से एक बात अच्छी लगी मुझे, उन्होंने स्वीकारा कि औरंगजेब वो हमारे भारत के लिए काला कलंक है, कलंक के रूप में स्थापित है। दूसरी देखिए, सवाल पिक्चर बनी ऐसी चीज आप लोगों की क्रिया है, स्पष्ट रूप से यह है कि औरंगजेब का हित जो भी रखेगा वो निश्चय ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। औरंगजेब का जो पक्ष रखने की बात करेगा वो दिग्भ्रमित है। पर हाँ, यह बात सत्य है कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो अलम कशो के सर पर आफ्ताब आ गया। अरे बुझाओ, इनको भगाओ, इन मुड़ो गले मुर्दों के पीछे लगने वाले लोग को हटाकर फेंको या न फेंको, उनकी यादों को साफ करो, उनके समस्त स्थानों को पवित्र करो जो मुगलों के आक्रांताओं के प्रतीक बचे हैं इस देश के अंदर। खत्म करिए, क्यों बार बार क्यों इस तरह की बहस हो, एक बार में करके खत्म करिए। जितने भी आक्रांता हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, जिन्होंने इस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया, देश की मां बहनों की इज्जत लूटी, एक साथ खत्म करिए ना, बार बार का किस्सा खत्म हो, कम से कम चुनाव का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। वही बात आपकी बात से सहमत हूं कि जितने प्रतीक के जो उस कलुषित यादों को सामने लाते हैं उनको शुद्धि करो। देखिए मनोज जी, मैं समझ लूंगा, आप देखेंगे जब बुलडोजर की बातें चली ना शासकों के द्वारा आधुनिक काल के अंदर भी, तो मैंने कहा कि मत गिराओ इमारतें, उसके अंदर हमारा अपने यहाँ का श्रम है, हमारे अपना पसीना है, उनको राजसात कर लो, उनकी जगह पर अनाथालय डाल दो, उन भवनों के अंदर चिकित्सालय डाल दो, स्कूल डाल दो या गरीबों को दे दो, भवन मत गिराओ। वैसे आज जो मुगलों के प्रतीक है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जितने भी औरंगजेब की कब्र हो, इन सब को राजसात करिए, उनके राजस्व मत लीजिए उनसे, उनकी जगह पर कुछ अच्छे स्थापना कर दीजिए, भवनों को मत गिराओ, उनकी जगह कुछ ना कुछ अच्छा कर लो। नहीं, लेकिन तो हिमांशु जी, डॉक्टर हिमांशु जी की पार्टी है और हिमांशु जी की पार्टी है, उसी में संस्कृति और पुरातत्व विभाग आता है। वो तो 6 लाख रुपए खर्च कर रहा था हर महीने औरंगजेब की जो कब्र थी उसकी साज सज्जा में, उसके रख रखाव में। शिवाजी जी की जो है उसमें जो है मात्र चंद 5-6 हजार रुपए खर्च हो रहे थे। अब हिमांशु जी जाग गए, उन्होंने कहा अब तो औरंगजेब रोड भी हटने वाली है। जी, पहले तो मैं एक बात थी जो डिबेट की शुरुआत से ही नहीं बोल पा रहा था, मैं घटनाक्रम बोल रहा था, बार बार मुझे काट दिया जा रहा है। मैं पुलिस की एक रिपोर्ट का बताने वाला था कि पुलिस की जो रिपोर्ट है निष्पक्ष, उसमें क्या लिखा है कि 2 गुटों के बीच जो है झड़प हुई है। अच्छा, उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश की, एक लड़का है अपूर्व है नागपुर का, मैंने आज उसको फोन किया, वो हमारे मित्र है, जूनियर है मेरा, मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो उसी घटना घटित क्षेत्र से ही आया है। उसने मुझे फोन पर बताया क्या हुआ था कि एक यात्रा जैसी निकली थी, उससे कुछ लोग जो है भड़क गए। तो भड़कने के बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बोला कि कुछ एक कपड़ा जो है जलाया गया था, और कपड़ा जलाया गया था तो अफवाह ये फैली थी कि वो एक जो है धार्मिक कपड़ा है या किसी की मजार से वो चादर उड़ा के जलाई गई है। तो मैंने पूछा ये अफवाह किसने फैलाई है, तो उसने ये संक्षिप्त में बोला कि वो ये कांग्रेस के कुछ नेता थे, छोटे गुट वाले, उनके ब्लॉक प्रमुख या वो ऐसी अफवाह फैलाए कि ये जो है वहां पर ये धार्मिक कपड़ा जो है जलाया गया है, इसके कारण जो है ये दंगा फैला हुआ है। तो हम जो है मेरा बस ये निवेदन कांग्रेस वालों से भी ये था, मैं शुरुआत से कहने वाला था कि आप अमन और चैन की शांति की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप मीडिया में अमन चैन की बात करें, लेकिन अपने जो
ब्लॉक के नेताओं हैं उनको भी समझाएं कि ये जो दंगा भड़काने वाले भाषण देते हैं वो भी ना दिया करें। चंद्रमोहन जी। मनोज जी छोटा सा कमेंट। देखिए अभी मेरे मित्र ने क्या बात बोली, इन्होंने फोन से पता करा और इन्होंने इस बात को बोलते बोलते महाराष्ट्र की पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे कर दिया। एक प्रवक्ता ये पता कर रहा है तो क्या आप कह रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी है वो किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? अरे कैसे बोल देते हैं आप? पुलिस का कहां से नाम नहीं लिया भाई? एक छोटा सा पत्रकार, एक पार्टी दंगा का घटनाक्रम बताया मैंने, पुलिस कहां से आ गई यहाँ पे? आपका मीडिया तेज है और आप समझते हैं पुलिस कहां से आ गई यहाँ पे? कार्य कर रहे हैं वो बेकार मैंने दंगा का घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। बैठते हैं, आपको फोबिया है कांग्रेस नाम का, क्योंकि आपको सत्ता मुसलमान और कांग्रेस के नाम से मिलती है, इसीलिए आप उस पर राजनीति करते हैं। शर्म करिए कुछ। एक चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आप एक फोन की बात कर रहे हैं। क्या आप राष्ट्रपति है? अजय कोई लहजा होता है किसी चीज के बात करने का? मजबूरी के अंदर मुझे गलत जाना पड़ा। और आप अपने ही राष्ट्र के अंदर अपने ही क्षेत्र के मुख्यमंत्री की उनके द्वारा करी गई अधिकारियों के साथ आंदोलन को मतलब अपने फोन कान से बड़ा बता रहे हैं। कैसे, कौन है आपके राजनीतिक गुरु? नहीं तो आपके लोग दंगा नहीं भड़काते हैं? चैनल पे कैसे बात करनी है? आपके नेताओं के नाम नहीं आए थे नूह में? ये बताइए। अरे यार आप ये चीजें, आपके ब्लॉक के लोगों के नाम आए थे कि नहीं आए थे? ये बताइए। जो बात आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं का नाम जहांगीरपुरी में आया था कि नहीं आया था? देश के अंदर विघटन फैलने वाली चीजें हैं। जिस चीज को आप कर रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से बिचौर होइए। आपके नेताओं का नाम भी बताइए, जहाँ पे भी ये घटनाएं होती है आपके नेताओं का नाम आता है कि नहीं आता है? इसमें हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, अभी बात क्लियर हो जाएगी। उम्र पे मत जाइए, आप इसे हाँ या ना का बताइए। मैं तो बचपन से जब पैदा हुआ तब से यही देख रहा हूँ। ज्यादा आप होते कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में बोलने वाले? अरे भाई गलत पढ़ाएंगे तो बोलूंगा, मैं देश का नागरिक हूँ। अगर मेरे से इतिहास छुपाया जाएगा तो मैं बोलूंगा। आप कौन होते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने में? मैं ऐसे बोल दूं, ये कोई बात होती है? अरे मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी सरकार ने दी है, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बोलूंगा। आप कौन होते मुझे रोकने वाले कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बोलूं या ना बोलूं? अभी धर्मगुरु जी ने इतनी बढ़िया बातें बोली, उसमें भी आपका असर नहीं हुआ उन बातों का? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि धर्मगुरु जी की बात आप क्यों नहीं मानते? ये बताइए, आपके नेता क्यों भड़काते हैं? बातें कर रहे हैं, कोई दुर्भाग्य इसका है, दुर्भाग्य इसी बात का कि कोई किसी की बात नहीं मानना। देखिए एआई का दौर आ गया है, हम लोग विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। और हम औरंगजेब पर कई सौ साल पीछे औरंगजेब पर अटक जाते हैं, और औरंगजेब पर अटक जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो समझ में आता है कि भाई ये हो क्या रहा है। भावनाएं हैं, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हाजी नाजिम खान साहब से भी उम्मीद करता हूँ, उनके तमाम मौलानाओं से भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वो जाएं, अपने लोगों को समझाएं और इस बात का जिक्र करें कि भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और कम से कम इस देश के राजनेताओं से इतनी अपील तो बनती है, हालांकि इस अपील का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी अपील तो बनती है कि वोटों की फसल काटते काटते ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पीढ़ियां कभी आपको माफ़ ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।